नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विशु वारदात तक के इस परिवार से जुड़ सकें। आप सभी एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, या तो वीडियो में जो कमियां हैं उसको लेकर या फिर कहानी को लेकर, ताकि मैं वीडियो में जो कमियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं, उसको कमेंट करिए ताकि मैं उसे दूर कर बेहतर तरीके से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं, ताकि आपको सुनने में कोई समस्या ना आए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी सुनने के बाद वाकई में आप हैरत में पड़ जाएंगे। आज की घटना में एक कत्ल होता है, लेकिन जब उसकी हकीकत पता चलती है, जो उसका सच होता है, सच और भी खतरनाक होता है। आज की कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की। हरिद्वार के पास एक जगह लगती है पिपरी थाना। पिपरी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में संजीव का परिवार रहता था। संजीव के परिवार में उसके पिताजी, उसकी माताजी और संजीव, मात्र 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। संजीव पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में रहता है। कुछ दिनों बाद उसको हरिद्वार में एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। नौकरी लग जाती है तो अब पिताजी उसकी शादी करने के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो संजीव रहता है वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अब तक जैसे भी हम लोगों का जीवन कट रहा था, थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, अभी तो नौकरी लगी है। लेकिन उसके पिताजी बिल्कुल भी इंतज़ार करने के मूड में नहीं थे। उनके यहाँ एक रिश्ता आता है। पास के ही एक गांव से लड़की का नाम रीमा रहता है। लड़की की उम्र 22 साल रहती है। लड़की बेहद ही खूबसूरत रहती है। लड़के के जो पिताजी होते हैं, यानी कि संजीव के जो पिताजी होते हैं, उनको लड़की बहुत पसंद आ जाती है। वह बिना दहेज के ही उस लड़की से अपने बेटे संजीव की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संजीव जब छुट्टियों पे घर आता है तो उसके पिताजी उस लड़की की फ़ोटो संजीव को दिखाते हैं। संजीव को भी लड़की काफ़ी पसंद आती है। संजीव शादी के लिए हाँ कर देता है। एक हरिद्वार के मंदिर में ही वर और वधू पक्ष दोनों आते हैं। दोनों एक दूसरे को सामने से पसंद करते हैं, देखते हैं। परिवार भी दोनों लोगों का एक दूसरे को पसंद करता है, आपस में बातचीत करता है। शादी फिक्स हो जाती है और अगले महीने यानी कि फरवरी में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश था। उसके पिताजी भी अपनी बहू को पाकर काफ़ी खुश थे। पूरा परिवार काफ़ी खुश था। इसी बीच संजीव हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार जाने के बाद वो अपनी पत्नी से फ़ोन पर बातें किया करता था। जो संजीव की उम्र होती है वह 32 साल होती है। दोनों के बीच में करीब 10 साल का डिफरेंस रहता है। अब पत्नी बार बार अपने पति को घर आने के लिए कहती है, जिद करती है। एक दिन संजीव छुट्टी लेकर घर आता है तो अपने पिता से बातें करता है और कहता है कि पिताजी, मैं अपनी पत्नी रीमा को हरिद्वार लेकर जाना चाहता हूँ। खाना बनाने में और भी कामों में मुझे बहुत समस्या आती है। मैं कुछ दिनों के लिए साथ लेकर जाना चाहता हूँ। उसके पिताजी हंसी खुशी हाँ कर देते हैं और वो अपनी पत्नी को लेकर हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार में एक कमरा लेता है। कमरे में दोनों रहते हैं। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो संजीव उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसको काफ़ी वीकनेस है, इसको अच्छे खान पान की ज़रूरत है। घर लेकर आता है तो पैकेट का दूध लेकर जाता है रीमा को पीने के लिए। रीमा कहती है कि पैकेट के दूध से स्वस्थ आदमी नहीं रह सकता है। जो पैकेट का दूध होता है काफ़ी ख़राब होता है, मिलावटी होता है। एक काम करो, किसी बाल्टे वाले से दूध लगा दो। अब संजीव एक दूसरे रास्ते में एक बाल्टा वाला मिलता है तो उससे वह बातचीत करता है।
बाल्टा वाला दूध देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपना मकान यानी कि जो कमरा लिया रहता है, दूध वाले को ले जाकर अपना कमरा दिखाता है और अपनी पत्नी रीमा से बात कराता है। दरअसल वह सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था और शाम को 5 बजे आता था। अब रोजाना की तरह वो ऑफिस जाने लगता है। एक दिन दूध वाला दूध लेकर जाता है तो रीमा नहा रही होती है। तभी रीमा को दूध वाला बुलाता है तो रीमा कहती है अंदर चले आओ। वह दूध लेकर अंदर जाता है तो देखता है रीमा नहा रही थी। तभी वहाँ दूध रख कर वह वापस चला जाता है। फिर अगले दिन जब दूध लेकर आता है तो जो रीमा होती है वह दूध वाले को अपने कमरे में बुलाती है। दूध लेने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। दोनों लगभग हमउम्र ही रहते हैं। रीमा की उम्र 22 साल और जो दूध वाला रहता है उसकी उम्र 25 साल। दूध वाले का नाम सब्बू रहता है। सब्बू बेहद ही खूबसूरत और हैंडसम रहता है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। कई दिनों तक दूध वाला ऐसे ही दूध देता रहता है और दोनों के बीच बातचीत करते करते दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन संजीव रात में घर नहीं आता है। वह फ़ोन करके अपनी पत्नी को बताता है कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, मुझे कुछ ज़्यादा काम है और मैं दोस्तों के साथ ही ऑफिस पे ही रहूँगा। तभी जो रीमा होती है वह अपने प्रेमी दूध वाले सब्बू को फ़ोन करती है। सब्बू को जैसे ही पता लगता है कि आज उसके कमरे पर कोई नहीं होगा, वह फ़ौरन ही पहुंच जाता है और जब दरवाज़ा खुला रहता है अंदर जाता है तो देखता है जो रीमा रहती है वह बिना कपड़ों के ही बैठी रहती है। यह देखते ही दूध वाला हैरान रह जाता है। दूध वाला और जो रीमा रहती है दोनों कमरा बंद करते हैं और समय व्यतीत करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। सुबह होते ही दूध वाला निकल जाता है। संजीव अगले दिन जब आता है तो अपनी पत्नी को मार्केट लेकर जाता है। मार्केट ले जाने के बाद सामान वगैरह खरीदवाता है, घर लेकर आता है। शाम को जब वह पत्नी से बातें कर रहा होता है और संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी मना कर देती है। उसकी पत्नी तबीयत का बहाना कर उसे मना कर देती है। अब जब भी संजीव उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता था वह मना कर देती थी। एक दिन संजीव अपनी पत्नी को बताता है कि उसे आने में ऑफिस से लेट हो जाएगा और जैसे ही वह ऑफिस के लिए निकलता है दूध वाला दूध लेकर आ जाता है, यानी कि सब्बू उसका प्रेमी दूध लेकर आ जाता है। दूध लेकर अंदर जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तभी संजीव होता है वह अपना बैग घर पर भूल गया था। वह बैग लेने के लिए जब घर पे आता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और दूध वाला अपनी साइकिल बाहर ही खड़ा किया है। उसे कुछ शक होता है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद है। खिड़कियों से झांकने की कोशिश करता है तो दरारों से देखता है कि उसकी पत्नी रीमा बेड पर नीचे लेटी हुई है, वो भी बिना कपड़ों के। ऊपर से उसका जो दूध वाला होता है वह रहता है। अब वह हैरान रह जाता है। वह मोबाइल निकालता है और उस दरार से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। शाम को आता है तो फिर अपनी पत्नी से बातचीत करता है और दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। उसी दिन वह गुस्से में घर चला जाता है, अपने गांव चला जाता है। गांव जाता है तो उसके परिवार वाले पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं घर आई, तो वह बताता है उसको कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी में चला आया। तभी गांव के प्रधान उसके घर आए होते हैं और किसी बात को लेकर धमकियां दे रहे थे। अब संजीव धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सका और कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत मांग करूंगा, तुम्हारी जांच कराऊंगा।
इसी जो प्रधान रहता है गांव का, काफ़ी दबंग रहता है, वह मारने की धमकियां देता है और वह चला जाता है। शाम को संजीव जब घर जाता है, यानी कि अपने कमरे पर जाता है अपनी पत्नी के पास, तो वह ना ही कमरे पर पहुंचता है और ना ही घर जाता है। 2 दिन हो जाते हैं। पत्नी घर वालों को फ़ोन करती है तो घर वाले बताते हैं कि उसे गए तो 2 दिन हो गए हैं, उसका फ़ोन भी ऑफ रहता है। अब पत्नी परेशान हो जाती है, वह घर आती है। घर आने के बाद उसके दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास तलाश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। परिवार वाले और उसकी पत्नी, गांव के आसपास के लोग मिलकर उसकी तलाश करते हैं। कई दिनों तक तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब उसकी पत्नी और गांव के कुछ लोग पुलिस थाने जाते हैं। पिपरी जो पथरी थाना रहता है वहाँ जाते हैं और थानेदार साहब से शिकायत दर्ज कराते हैं संजीव के लापता होने की। संजीव के लापता होने की शिकायत दर्ज होती है और जो थाना प्रभारी होते हैं वो पूछताछ करते हैं उसकी पत्नी से, उसके परिवार वालों से और पड़ोसियों से। तभी एक व्यक्ति बताता है कि कुछ दिन पहले जिस दिन से वो लापता हुआ है, उस दिन सुबह में गांव के प्रधान से ही किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और वो मारने की धमकी दे रहे थे। अब इसकी शक पर जो गांव का प्रधान होता है वह डर जाता है, कहीं पुलिस मुझे ना पकड़ ले, और पुलिस गांव के जो प्रधान रहते हैं उनके घर जाती है, उन्हें गिरफ्तार करती है, थाने लेकर आती है, पूछताछ करती है। तो जो सच समझ निकल कर आता है वाकई हैरान कर देने वाला रहता है। प्रधान जी उस दिन डीएम साहब के ऑफिस में एक मीटिंग रहती है, वहाँ मौजूद रहते हैं। यानी कि जब डीएम साहब के मीटिंग हॉल में प्रधान जी मौजूद थे, यानी कि कत्ल उन्होंने नहीं किया था। पुलिस प्रधान जी को छोड़ देती है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर संजीव कहाँ है, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। तभी एक व्यक्ति उसे बताता है कि, यानी कि पुलिस को बताता है कि साहब ये लोग हरिद्वार में भी रहते थे। अब पुलिस हरिद्वार जाती है। हरिद्वार जहाँ वह जिस कमरे पर रहता था वहाँ आसपास के लोगों से, मकान मालिक से पूछताछ करता है। तो एक व्यक्ति बताता है कि यहाँ एक दूध वाला हमेशा दूध देने आता था और उनके कमरे पर कई घंटों तक समय व्यतीत करता था। अब पुलिस जैसे ही यह सुनती है कि दूध वाला संजीव के कमरे पर आता था और कई घंटों तक समय व्यतीत करता था, उसे शक होता है और उस दूध वाले को गिरफ्तार करती है। पुलिस शब्बू को गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। शब्बू इधर उधर की बातें करता, साहब मैं तो दूध वाला हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ दूध देता था। लेकिन जैसे पुलिस सख्ती से पेश आती है वह टूट जाता है और बताने लगता है कि साहब उसकी हत्या हो चुकी है और हत्या किसी और ने नहीं, उसी की पत्नी रीमा ने किया है। जैसे ही यह बात सभी लोग सुनते हैं, यह सच सामने निकल कर आता है, सभी लोग सन्न रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। उसकी पत्नी रीमा को पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ करती है। तो रीमा जब अपने पति संजीव की हकीकत बयां करती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल अभी तक आपको लग रहा होगा कि उसकी पत्नी गलत थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या था। वह बताती है कि संजीव शादी करके लाया था तो अब किसी भी दिन, जब से सुहाग रात के दिन से ही वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था, उसे खुश नहीं रख पाता था। तभी वह अपने मन से अपने पिता से बोलता है कि मेरी पत्नी हरिद्वार रहना चाहती है, और वह हरिद्वार में कमरा लेता है और अपने उस कमरे पर अपनी पत्नी को लेकर जाता है। पत्नी को लेकर जाता है तो अब संबंध बना नहीं पाता है, संतुष्ट नहीं कर पाता था। उम्र में भी 10 साल का तगाजा था, दोनों का जो उम्र का डिफरेंट था वो 10 साल का था। जब वो संतुष्ट नहीं कर पाता था तो वह तरह तरह के खिलौने
सामानों का प्रयोग करता था, अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था, जिससे वह परेशान हो जाती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती दूध वाले से हो गई। दूध वाले से उसे मोहब्बत हो जाती है और एक दिन संजीव दोनों को नंगे हाथ पकड़ लेता है। अब उसकी वीडियो दिखाकर दोनों को ब्लैकमेल करता है और एक ही कमरे में पति बैठा रहता है और दोनों को संबंध बनाने के लिए कहता है। सामने पति बैठा था, पत्नी किसी तरीके से दूध वाले के साथ समय व्यतीत करती, जैसा संजीव कहता वैसा वह करती। अब संजीव को दोनों का प्यार संबंध एक खेल नज़र आने लगा था। वह इस चीज़ को रोज़ाना एक खेल की तरह देखता था, खेल की तरह प्रयोग करता था, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के तरीके। जब दोनों परेशान हो गए थे तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वह माफ़ नहीं करता है। वह वीडियो बनाता है और कहता है कि यह वीडियो गांव वालों में मैं शेयर कर दूंगा, इसको मैं वायरल कर दूंगा। दोनों को ब्लैकमेल करता। खुद संजीव अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था, अजीब तरीक़ों से पेश आता था, अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता था उसको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन जब इस काम से वह विफल हो जाता है तो उसको अच्छा खासा एक दूध वाला मिल जाता है। अब दोनों को नंगे हाथ जब वह पकड़ लेता है तो अब दोनों का वह इस्तेमाल करने लगता है। उससे संबंध बनाने से ज़्यादा अब देखने में मज़ा आने लगा था। दोनों को वीडियो बनाकर वो परेशान करता था। एक दिन उसकी पत्नी अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे डर है कि कहीं यह वीडियो गांव में या आसपास के लोगों में वायरल ना कर दे, इस संजीव का कोई भरोसा नहीं है। अब उसका प्रेमी उसका साथ देता है और फेरपुर के पास एक खाली मकान रहता है सब्बू का। वह अपने पति को किसी तरीके से वहाँ लेकर जाती है और बताती है कि वहाँ कोई नहीं रहता है, आज तुम वहाँ वीडियो बना लेना, आज मैं वहाँ तुम्हें मैं खुश कर दूँगी। एक साजिश के तहत दोनों वहाँ बुलाते हैं और जैसे ही संजीव कमरे में घुसता है, जो सब्बू होता है वह पीछे से वार कर देता है और गिर जाता है। गिरने के बाद तुरंत ही रस्सियों से दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद एक प्लास्टिक में उसकी लाश को रखकर पिपलीवाला के जंगलों में ले जाकर फेंक देते हैं। जब पत्नी को लगता है कि पुलिस बहुत करीब है जांच के, हो सकता है कि मैं पकड़ी जाऊं, जैसे पुलिस हरिद्वार पहुंचती है तो उसको शक हो जाता है कि हो सकता है कि पुलिस मुझे पकड़ ले। वैसे ही वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, यानी कि दूध वाले सब्बू को फ़ोन करती है और कहती है कि उस लाश को ठिकाने लगा दो। उसका प्रेमी जाता है पिपलीवाला के जंगलों में और उस लाश के ऊपर पेट्रोल डालकर उस लाश को जला देता है। अब पुलिस दोनों को बताए हुए बातों के अनुसार लेकर उस पिपलीवाला के जंगलों में जाती है। जाकर देखती है तो लाश बिल्कुल छत बिछत पड़ी हुई थी, सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। किसी तरह से पुलिस उसके अवशेषों को, बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करती है और लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो संजीव का पिता होता है वह सोचता था, रोता था, बार बार वह यह कहता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी गलती दूं, मेरे बेटे की गलती थी या मेरी बहू की गलती थी। अब वह परेशान था। अब उस बूढ़े बाप और बूढ़े माँ का सहारा कौन बनेगा। लड़की और जो दूध वाला होता है, दोनों को अपने किए की सज़ा मिलती है, दोनों को जेल भेज दिया जाता है। संजीव जो अप्राकृतिक तरीक़ों से अपनी पत्नी के साथ खेलता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके भी उसके किए की सज़ा मिल जाती है। लेकिन गुनाह चाहे जैसा भी हो, गुनाह गुनाह होता है और गुनाह करने वालों की सज़ा सलाखें ही होती हैं, यानी कि जेल होती हैं। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, ना कि किसी के भावनाओं को परेशान करना था। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहर लाल सेठिया, जो कि राजस्थान से हैं, मनोज प्रभाकर जी हैं राजस्थान से, सतीश जी हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी प्रयागराज से हैं,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।